नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करनी है हमें और उन बातों के लिए आज जिस व्यक्तित्व को हमने चुना है वो हैं श्री छत्रपाल पटेल जी, जो कि सामाजिक और राजनैतिक चिंतक हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और उसके बाद हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो वंचित भारत के लिए आपने मुझे ये सम्मान दिया और अपना अमूल्य समय दिया। सर, चूँकि इस समय पूरे देश में राजनैतिक जो माहौल है वो पूरी तरह से बना हुआ है। आम चुनाव चल रहे हैं लोकसभा 2024 के, और इन चुनाव में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, तरह-तरह की बातें निकल के आ रही हैं। चूँकि आप एक सामाजिक चिंतक भी हैं और राजनीतिक चिंतक भी हैं, और उसमें भी आप बहुजनवाद के सामाजिक चिंतक मुख्य रूप से हैं। तो मैं उसी पर कुछ प्रश्न करूँगा, और पहला प्रश्न मैं ये करना चाहता हूँ कि जो आम चुनाव 2024 है, इसमें बहुजनवाद को कहाँ देखते हैं? उसकी क्या भूमिका है? मैं थोड़ा-सा इसको जानना चाह रहा था। देखिए, हर चुनाव अपने में एक महत्वपूर्ण होता है और चुनाव जो है उसे लोकतंत्र का उत्सव भी कहा गया है, क्योंकि चुनाव के माध्यम में से ही जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं वो अपनी आवाज़ मुखर कर सकते हैं। उनके मुद्दे, उनके हित इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो इस दृष्टि से चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुजनों के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए। जहाँ तक बहुजन की बात है, तो अगर सामाजिक रूप से देखेंगे तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वह शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ी है। जी। लेकिन वह इतने वर्षों के बाद भी, हालांकि उनकी स्थितियों में सुधार आया है, उन्हें हक अधिकार मिले हैं, देश के सर्वोच्च शिखर पे भी पहुंचे हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता से वह अभी भी दूर हैं। और इस चुनाव में भी हालांकि विभिन्न राजनीतिक दल, ऐसे दल भी जो मूलतः बहुजन राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं, उनके एजेंडे में भी आज आपको बहुजन की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे आप कांग्रेस को ले लीजिए, मूलतः जो उसका चरित्र है वह बहुजन के पक्ष में नहीं है, लेकिन आज चाहे वह जाति जनगणना के मुद्दे हों, चाहे वो बहुजनों का प्रतिनिधित्व हो, चाहे जो है आरक्षण की भागीदारी की मसला हो, उस पे कांग्रेस का चाहे वो घोषणा पत्र है या राहुल जी के जो रैलियों में आप भाषण देखेंगे वो पूर्णतया बहुजन पर आधारित हैं। लेकिन अगर आप इनकी बहुत गहराइयों में देखेंगे, अगर आप इनकी थोड़ी समीक्षा करेंगे, तो अभी भी मुझे लगते हैं कि ये वादे या नारे ही ज़्यादा हैं और कहीं न कहीं इसमें छलावा दिखता है। जैसे एक वो उदाहरण है, अभी आपने सोशल मीडिया पर, अखबारों में भी एक समीक्षा देखी होगी कि जो पिछड़ों की अब कांग्रेस बात करती है, तो मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में और इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी हम जिनको संविधान विरोधी कहते हैं, जिनको पिछड़ा या बहुजन विरोधी कहते हैं, उस पार्टी ने कांग्रेस की तुलना में विधानसभा में भी और लोकसभा में भी पिछड़ों को ज़्यादा टिकट दिए हैं। तो हमें अपने नारों को अपने आचरण में भी उतारना चाहिए, तभी जो है बहुजन उन पर भरोसा कर सकेगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जब तक अपने नारों को हकीकत में नहीं बदलते, आचरण में नहीं उतारते, तब तक कुछ नया होने वाला नहीं है। चूँकि ये बात आपने कही, तो इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात इस समय लोगों के बीच में अखिलेश यादव जी द्वारा कही जा रही है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, और वो बात इस तरह है कि वो पीडीए की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पीडीए को समझना चाहूँगा, क्योंकि इसकी व्याख्या विरोधी कुछ दूसरी तरह से करते हैं, अखिलेश यादव जी दूसरी तरह से करते हैं। तो ये पीडीए है क्या? और क्या ये वास्तव में पीडीए की जो बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि जो नारे देते हैं उन्हें चरित्र में और आचरण में उतार रहे हैं या नहीं?
क्या ये उतार पा रहे हैं अखिलेश यादव जी, या बस सिर्फ एक नारा दे दिया गया? तो पहले पीडीए को समझाते हुए इस बात पे थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पीडीए सच में देखा जाए तो बहुजन भागीदारी का सबसे अच्छा फ़ॉर्मूला है। हुँ, पिछड़ा, दलित और ऐसे अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं, और मैं तो इसको आधी आबादी में भी देखता है, क्योंकि जो भारतीय परिवेश में है, हुँ, वो महिलाएँ भी शोषित और वंचित समूह ही हैं। बिल्कुल। तो पीडीए निश्चित तौर पर बहुत ही आदर्श व्याख्या है। जी, अब ये देखना है कि पीडीए का क्रियान्वयन कैसा हो रहा है। हुँ, अगर आप जो संविधान विरोधी सामंतवादी शक्तियों की आप कैंडिडेट की लिस्ट देखेंगे, हुँ, और अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखेंगे, तो कैंडिडेट की अगर लिस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत तक हद तक आप पीडीए से संतुष्ट होते हुए दिखेंगे। जी, इस बार उन्होंने पिछड़े वर्ग के जो प्रत्याशी हैं, उनकी भागीदारी काफ़ी बड़ी है। जी, और जहाँ तक दलितों की बात है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी उनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वो हुँ, तो कोई पार्टी कम कर ही नहीं सकती है। संवैधानिक व्यवस्था है, जी, उनकी आबादी के अनुपात में उनकी सीटें सुरक्षित हैं। हुँ, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उनकी आबादी 21% है, हुँ, उसके अनुसार 17 सीटें होती हैं। जी, वो 17 सीटों से कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकता है, हुँ, हर पार्टी की मजबूरी है। अब ए फॉर अल्पसंख्यक या हम आधी आबादी लें, हुँ, तो अभी भी आधी आबादी की भी भागीदारी कम है। जी, आधी आबादी का तो मतलब ही हुआ 80 में से 40 सीटें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन 40 सीटें ना भी सही, अगर 30% 33% की ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो 24 सीटें हुई 30% में। जी, क्या किसी पार्टी ने दी हैं? मुझे नहीं लगता है। तो ये आधी आबादी का तो नारा तो मुझे ढकोसला लगता है। अगर ये से हम अल्पसंख्यक लें, तो अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम हैं, जो हुँ, बौद्ध हैं, जो सिख हैं, इनको भी मिला के मुझे लगता है कि कम से कम सीट 25% से कम आबादी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होगी आराम क्योंकि से। हुँ, अकेले 18-20% तो मुस्लिम की आबादी हुँ, हुई। आज के समय में बौद्ध समाज भी काफ़ी बड़ी संख्या में निवास कर रहा है। हुँ, सिख भी कुछ हैं तराई बेल्ट में। हुँ, तो इस आधार पे भी उनकी 20 सीटें बनती हैं। बिल्कुल। वो भी कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, आज जो पीडीए का मतलब है सिर्फ़ कैंडिडेट तक सीमित नहीं है। हुँ, लोग सिर्फ़ अपने प्रतिनिधि नहीं देखना चाहते हैं, वो अपना नेतृत्व देखना चाहते हैं। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, भाजपा जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रदेश में भी बहुत ही स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से, केंद्र में भी प्रचंड बहुमत से हैं, उन्होंने पीडीए को सही मायनों में उसका अनुसरण करते हुए, उनके पास निषादों से संबंधित पार्टी है। उन्होंने पिछड़ों की एक मजबूत कुर्मी समाज से संबंधित अनुप्रिया पटेल की पार्टी उनके साथ है। हुँ, उनके साथ जो है राजभर से उन्होंने समझौता किया। जी, उन राजभर से जो ओम प्रकाश राजभर ने पानी पी कर मोदी जी, योगी जी दोनों को जी भर के गालियाँ दी। लेकिन भाजपा ने अपनी व्यावहारिकता को दर्शाते हुए, उनका महत्व को समझते हुए जी, उनसे गठबंधन करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी तरफ अखिलेश जी, उनका पीडीए व्यावहारिक रूप से कहीं सही नहीं उतरता है। इस पीडीए में पी फॉर पिछड़ा जी, कहीं से पिछड़ा नहीं है। हुँ, आज भी देखेंगे अगर आप, तो ये एम.वाई का भी और संकुचित रूप है। इसमें एम मुस्लिम, जो उनका सपा का पुराना एक फार्मूला था एम.वाई, जी, उसके लिए वो जानी जाती थी। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ सही मायनों में, तो पीडीए वैसे एम.वाई का विस्तार था, और जिसमें हुँ, बहुजन की एकदम संपूर्ण व्याख्या थी। जी, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे एम.वाई का भी संकुचित रूप है। हुँ, एम फॉर मुस्लिम का आप देखेंगे, तो उनकी आबादी के अनुरूप उनकी भागीदारी बहुत सिकुड़ी है। जी, और अगर ओवैसी के आप शब्दों को
आप उनके तरीके से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके आप तथ्यों को, तार्किकता को उनकी समझिए कि धीरे-धीरे जो अल्पसंख्यक है, वो राजनीतिक परिदृश्य से गायब होता जा रहा है। जो उनकी बाहुल्य सीटें हैं, वहाँ भी उनको प्रतिनिधित्व इस बार नहीं दिया गया है। हुँ, तो ये तो बिल्कुल इसमें नहीं है। हुँ, और पी में जो पिछड़ा, जैसे भाजपा ने किया, हुँ, तो बहुसंख्यक आबादी कुर्मी का एक अच्छा विकल्प था पल्लवी जी। हुँ, एक प्रखर वक्ता हुई हैं। हुँ, पीडीए के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। हुँ, विधानसभा में अपने संक्षिप्त काल में भी हुँ। वह पीडीए की एक ना सिर्फ मुखर बल्कि एक विश्वसनीय आवाज़ बन के उभरी हैं। ना इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बात अखबार भी लिखते हैं, टीवी चैनल्स में भी, हालाँकि भले वो छोटी बाइट दिखाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि अखिलेश यादव जी के पीडीए से ज़्यादा मजबूत पीडीए और ज़्यादा व्याख्यित पीडीए जो है वो पल्लवी पटेल जी का है। तो जी, अब पल्लवी पटेल जी कितना भाई, मुझे नहीं लगता कि 2 सीटों से ज़्यादा उनको ज़रूरत थी। जी, और अभी वैसे भी पिछले बार हम मात्र 80 में 5 सीटें जीते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? 75 सीटें ऐसी हैं जहां आप बाँट सकते हैं। बिल्कुल। और भाजपा ने 5 सीटों में जब 3 पार्टियां एडजस्ट की हैं, तो आप भी 5 सीटों में 3 नहीं 4 पार्टियां एडजस्ट कर सकते थे। बिल्कुल। जो बहुजन की एक और मुखर और प्रतिबद्ध और आंदोलनकारी आवाज़ है, वो भाई चंद्रशेखर जी हैं। हुँ, चंद्रशेखर जी ने आज पूरे प्रदेश का जो युवा वर्ग है, उनकी ओर आशा की नज़रों से देख रहा था। उन्होंने क्या, सिर्फ एक नगीना की सीट की बात की थी, और वो नगीना सीट भी वादा के बावजूद भी आप उनके लिए सीट नहीं नहीं छोड़ छोड़ पाए पाए। हैं। हुँ, ऐसे ही बहुजन की एक और प्रखर आवाज़ है, और जिनके पास अनुभव की एक बहुत बड़ी पूंजी है। जी, आदरणीय जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक प्रखर बुलंद आवाज़ हैं। वो भी इंडिया गठबंधन को मजबूती के लिए लगातार बात कहते आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं अखिलेश जी के पास कौन-सी सोच है, कौन से ऐसे सलाहकार हैं कि इन लोगों को जो एक-एक सीट के साथ समायोजन कर इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा करने से चूके हैं। तो मेरा जो अपना जो आकलन है, इंडिया गठबंधन जो है, उसमें जो पीडीए की बात है, जी। वो नारों तक ज़्यादा है, हकीकत से अभी वो बहुत दूर है। जैसा कि आपने अभी चंद्रशेखर जी का ज़िक्र किया, तो एक प्रश्न मैं उनके ऊपर लाना चाह रहा था कि उनके बारे में। चंद्रशेखर जी ने, ये तो मैं कहूँगा कि सिर्फ़ प्रदेश नहीं, पूरे देश में भी जहाँ पर भी कोई किसी भी वर्ग का हो, वो बहुजन का हो, कहीं-कहीं पर मैंने देखा कि सवर्ण वर्ग पर भी अत्याचार हो रहा है, तो वो उसके साथ खड़े दिखते हैं। कहीं भी देश में आंदोलनकारी बन के वो पहुँच जाते हैं और उनके साथ लोग भी जुड़ते हैं। मुझे लगता है कि जब उन्होंने नगीना से अपनी घोषणा की, तो सभी पार्टियाँ उनका सहयोग करेंगी, ऐसा उम्मीद की जाती थी। लेकिन हमें लगता है कि बसपा ने अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत ही वहाँ से की। तो क्या बसपा भी नहीं चाहती है कि कोई बहुजन नेता उभर कर सामने आए? क्या वो भी अपने आप, बस भले उनके हाथ में आज कुछ नहीं है, लेकिन वो, क्या वो भी यही चाहते हैं कि कोई और उभरे ना और बैकडोर से वो दूसरे लोगों को जो इनके विरोध में हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं? क्या ऐसा भी है? देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी एक तो आपने ये कहा कि चंद्रशेखर जी ना सिर्फ़ बहुजन या दलित सवर्णों के भी दुःख दर्द अत्याचार में शामिल होते हैं। ये चंद्रशेखर जी नहीं, हुँ, ये बहुजन का चरित्र है। बहुजन मानवता और संवेदनाओं पे आधारित एक हुँ, अवधारणा है, हुँ, विचारधारा है। वो जाति, धर्म इसके आधार पर कोई भेदभाव या नफ़रत की बात नहीं करता है। जी, जहाँ तक जो जो उसे जाति के रूप में जो लोग देखते हैं, परिभाषित करते हैं या उनके खिलाफ गलत धारणा फैलाते हैं, वो इसलिए है कि चूँकि ये लोग हज़ारों साल से शोषित, वंचित, उपेक्षित लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और चूँकि भारत में भेदभाव जाति के आधार पे हुआ है, जी, तो ऐसा लोगों को लगता है कि जो बहुजन की बात करते हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी इनके पक्ष में हैं। लेकिन देखा जाए वो समग्र मानवता, लोकतंत्र और संविधान के रक्षक हैं। बिल्कुल।
अब जहाँ तक आपने बहुजन समाज की बात की, ये बड़ा विचित्र बात है कि एक तरफ आप बहुजन समाज पार्टी, आपका नाम ही है, आप बहुजन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं चिन्हित कर पा रहे हैं कि इस संविधान बचाने की लड़ाई में कौन आपका मित्र है और कौन कौन सा? आपका शत्रु है। बिल्कुल। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर जी एकमात्र नगीना से लड़ रहे थे। जी। 80 में आप 79 सीटों पे लड़ सकते थे, एक सीट छोड़ सकते थे, और अगर किसी कारणवश आपने कैंडिडेट उतारा है तो आप चुनावी अभियान का अपना कैंपेन आपको शुरू करना चाहिए था, तो आप बनारस से करते हैं, हुँ, जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, हुँ, और जो महत्वपूर्ण उनकी सीटें हैं वहाँ से आप रैली की शुरू कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से नगीना में रैली आयोजित की गई, उससे ये स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी आज के समय में दिशाहीन है, भ्रमित है, और ये बहुजन नेतृत्व की वास्तव में विडंबना है कि हम आपस में चीज़ों की साझेदारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम जो है सत्ता की सही ढंग से एक न्यायिक साझेदारी कर लें, तो यकीन मानिए इस देश के पर हमेशा हमेशा बहुजन और संविधानवादी शक्तियों का ही शासन होगा। जी। सर आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा और वो कुछ इस तरह से है कि आजकल की जितनी भी रैलियाँ हो रही हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो विपक्ष को जो कि विपक्ष अब कई सालों से सत्ता में नहीं है, उसकी ही कमियाँ गिना रहा है। और अच्छा विपक्ष के लोग भी हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि ये चुनाव अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद संविधान बदल जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो चूँकि आप राजनैतिक विचारक भी हैं और सामाजिक विचारक भी हैं, दोनों चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये चुनाव है, 2024 का आम चुनाव है, ये देश के भविष्य पर क्या प्रभाव डालने वाला है? इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, देश के भविष्य पे मैंने पहले ही अपनी शुरुआती दौर में कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हर चुनाव का असर पड़ता है, और हर चुनाव में करो या मरो की ही स्थिति होती है। जी, तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज के लिए ये चुनाव जो है करो या मरो की स्थिति में है। हुँ, और आज वास्तव में पहले की तुलना में संविधान पे कहीं ज़्यादा खतरा है, जी, क्योंकि जो सत्ता में शक्तियाँ हैं, उनके कई बार महत्वपूर्ण नेतृत्व ने, मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें 400 सीटों की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। जी, इससे पहले भी जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो संविधान समीक्षा आयोग के गठन की बात हुई थी। तो ये कोई उनका छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। अब दुर्भाग्य ये है कि जो बहुजनों की जो शक्तियाँ हैं, जो पूरे देश में अलग-अलग धाराएँ हैं, उन्हें एक होकर के जो संघर्ष करना चाहिए था, वो संघर्ष दिखाई नहीं देता है। जी, हालाँकि आज के समय में जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी भूमिका जो बढ़ी है, इससे जो आम जनता में जागरूकता आई है, तो उससे तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि लोग पहले की तुलना में, वोटर जो है, वो ज़्यादा सचेत हुआ है, जी, ज़्यादा सजग हुआ है, जी, ठीक है? और पूरे प्रदेश में और देश में मैं जो अनुभव कर पा रहा हूँ, आज संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ विपक्ष के राजनीतिक पार्टियां कहीं नहीं लड़ रही हैं। जो लड़ाई लड़ रही है वो जनता लड़ रही है, और जनता चूंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो स्वयं विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकती है, जी, वो स्वयं कैंडिडेट नहीं उतार सकती है, वो इतने संसाधन नहीं जुटा पाती है। तो उसे भी उन्हीं लोगों को चुनना है जो विपक्ष के लोगों ने उनके सामने विकल्प प्रस्तुत किए हैं। जी, तो एक तरफ मुझे निराशा लगती है राजनीतिक दलों की तरफ, जी, लेकिन मैं आशावादी हूँ। भारत की जो जनता है वह काफ़ी समझदार है, जागरूक है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं
जो सामंतवादी संविधान विरोधी शक्तियों के मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे। संविधान बचाने के लिए लोग घरों से निकलेंगे और इन संविधान विरोधी, बहुजन विरोधी, सामंतवादी शक्तियों को नेस्तनाबूद करेंगे। संविधान हमारा सुरक्षित रहेगा। मैं इसके प्रति पूरी तरह आशावादी हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया, मैं भी इस बात से काफ़ी हद तक आपकी बात से सहमत हूँ कि इस समय जो राजनीतिक दल हैं, असल में वो कहीं पर विरोध करते नज़र ही नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि एक डर सा बैठा हुआ है कि वो विरोध करेंगे तो उनके साथ कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी या कुछ न कुछ दिक्कतें खड़ी हो जाएँगी। लेकिन जो एक आशा की किरण है, जैसा कि आपने भी कहा कि देश की जनता बहुत समझदार हो रही है और समझदार होने के साथ-साथ वो अपनी समझदारी दिखा भी रही है। अब वो अपनी बात खुलकर कर रही है, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बात करें या फिर वो जब हम देखते हैं कि कोई भी मुद्दा होता है तो जनता किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व में नहीं, खुद से सड़क पर आना शुरू कर देती है। इससे बहुत सारी उम्मीदें बन रही हैं कि जो देश का भविष्य है, उसमें वो गलत हाथों में नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सर, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जुड़े रहिए आप वंचित भारत के साथ। दोबारा मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।